नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाला। आप देख रहे हैं महासंग्राम और महासंग्राम में आज हम आपको बताते चलें कि एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताते चले कि अमित शाह की तरफ से एक अहम बैठक यहां पर होने वाली है। और कल आप देखिए किस तरह से ये बैठक होगी। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री कल बड़ी बैठक करेंगे और बैठक में क्या कुछ रहेगा खास है, इस पर हर किसी की नजर है, क्योंकि 2024 में विकास कार्यों और सुरक्षा स्थिति की यहाँ पर ये पहली बैठक होगी जो कि समीक्षा की जाएगी। विकास और आतंकवाद विरोधी गतिविधियां जो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही हैं, उसको लेकर एक एजेंडा तय हो सकता है। इस तरह से अटकलें भी लगाई जा रही हैं। और बताते चले कि पूरी तरह से आप देखिए 2 जनवरी को राजौरी और पुंछ के विशेष संदर्भ में ये बैठक हो सकती है, क्योंकि आज नया साल है और कल की सुबह यानी कि 2 जनवरी को किस तरह से ये अहम बैठक रहेगी, हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में विकास कार्य और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक ये बुलाई गई है। और 27 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी का दौरा किया था, जिसके बाद अब आप देखिए दोनों जिलों में ही स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता भी की गई। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरह से आगे की रणनीति यहां पर बनाई जाती है। और साथ ही बताते चले कि जिस तरह से सूत्र भी बता रहे हैं कि लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो इस पूरी बैठक में भाग ले सकते हैं। केंद्रीय गृह सचिव हैं AK भल्ला, अटल डुल्लू, RK गोयल, RR स्वैन और विजय कुमार जो कि DGP लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं। पूरी तरह से बैठक का कमान जरूर यहां पर अमित शाह की तरफ से संभाली जाएगी, लेकिन फिलहाल क्या कुछ खास रहेगा इस पूरी बैठक के अंदर, इस पर हर किसी की नजर जो है वो टिकी हुई है। क्योंकि 4 सैन्य कर्मियों की जो शहादत हुई थी, उसके बाद लगातार माहौल जो है वो गमगीन होता चला गया और अब एक एक करके बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है। ट्रूप्स को बढ़ाने का काम यहां पर होना चाहिए, इस तरह से बात कही गई थी। एक ब्रिगेड राजौरी के अंदर और ज्यादा तरीके से लगाई जाएगी, इस पर मंथन किया गया था। और साथ ही साथ बताते चले कि यहाँ पर जिस तरह से एक एक करके शहादत का भी दौर देखा गया है, इस पर भी मंथन हो सकता है। और इस बीच में अगर हम थोड़ा सा आंकड़ा आपके सामने रखें तो आप देखिए आतंकी घटनाओं में लगातार कमी आई है। इस तरह से बड़ा दावा जरूर रखा गया था क्योंकि पिछले साल किस तरह से घटनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर होती हैं, लेकिन 2019 में 930 घटनाएं हुई थी, 290 जवान यहां पर शहीद हुए और 191 लोग मारे गए थे। 2022 के बीच में यह आंकड़ा 617 आतंकी घटनाएं होती हैं, 174 जवान शहीद होते हैं, 110 नागरिकों की इसमें मौत हो जाती है। 2021, 22 और 23 में बड़ी तादाद में पर्यटक जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचते हैं। तो अब नए साल की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर पूरी तरह से रणनीति तय कर ली गई है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ संजय बड़ू हैं बीजेपी पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। राशिद चौधरी हैं कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। SK मगोत्रा हैं डिफेंस एक्सपर्ट, आपका भी स्वागत। और शेख बशीर अहमद जी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मगोत्रा जी मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि इस मीटिंग को एज अ एक्सपर्ट किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट की राय सबसे पहले आना बहुत जरूरी है। आए दिन आपने देखा घटनाएं किस तरह से हो रही है और पिछले साल अंत में ही देखा किस तरह से घटना जो है वो देखने को मिली, क्योंकि जनवरी 1, 2023 से लगातार घटनाएं जो है वो दिसंबर तक होती रही हैं। आशा जी, बिल्कुल आपको याद होगा इसी मंच पर हमने यही बैठे हुए जब अर्निया में फायरिंग हुई तो मैंने कहा था कि अर्निया में अगर फायरिंग हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदेशा जो है वो आगे उन किसी भी जगह पर कुछ ना कुछ जो होगा। और उसी के बाद जो है राजौरी और पुंछ के अंदर जो है वो हालात जो है बिगड़ने शुरू हो गए और काफ़ी अभी जो है काफ़ी हालात तक बिगड़ गए। इसके ऊपर जो है आप ये कहें कि हमारी इंटेलिजेंस फेलियर है या उनकी इंटेलिजेंस फेलियर या किसकी इंटेलिजेंस फेलियर, आई वोंट से ऑन कमेंट ऑन दैट। नीचे तक इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको लगेगा कि ये डेंस फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट में एक तो सर्दी है इस वक्त, और जो टाइम उन्होंने चुना है वो बहुत ही खतरनाक टाइम था। लेकिन जो किलिंग्स उसके बाद हुई हैं, जो वीडियो वायरल हुई है, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। सिविलियंस से सपोर्ट लेना जो है वो डंडे के जोर पे सपोर्ट नहीं लिया जा सकता, ना ही सिविलियन वो भी ह्यूमन राइट्स के उस दायरे में आते हैं कि सिविलियंस को भी बचाना ज़रूरी है। और इस पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जब तक सिविलियंस को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे ये चीज़ें हल नहीं होंगी। ठीक है। और सिविलियन को अगर हम इस तरह से डील करेंगे तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है बशीर जी। राशिद जी, ये जो मीटिंग ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ले रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसी मीटिंगें जो हैं पास्ट में भी हुई हैं और पिछले दिनों भी हुई, उससे जो आउटकम होते हैं, जो चीज़ें निकल के आती हैं, जो कही जाती हैं, वो कभी ग्राउंड पे दिखती नहीं है। और ये बड़ी सिचुएशन सीरियस है। अब जो है
एक दौर था कि जब हमको भी लग रहा था, और बीजेपी तो मानती है और वो इस चीज़ को क्लेम करते हैं, इसको कोट करते हैं कि भाई बड़ा अमन हो गया है, मिलिटेंसी नहीं है, ऐसा है। अब वो सबके लिए अच्छा था कि ऐसा ना हो जो हालात हमें पिछले दिनों देखने को मिले हैं, खास करके उड़ी से लेकर के इस सेक्टर में जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रजौरी, पुंछ वगैरह, इसमें सब में अब जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनमें 2-3 जगहों पे मेजर जो है पॉलिटिकल, मैं कहूँगा सिक्योरिटी फेलियर्स का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, वो एक्सपर्ट बैठे हैं, कमेंट उस पर कर सकते हैं क्या है क्या नहीं, बट जो पॉलिटिकल फेलियर्स हैं वो सामने नजर आते हैं। जो टॉल क्लेम्स हैं संजय जी, वो छोटे पड़ जाते हैं। बशीर जी कह रहे हैं कि डंडे के बल पर यहाँ पर लोकल स्पोर्ट नहीं ली जा सकती है, और जो दावा किया गया है वो कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरह से साबित हो रहा है। राशिद जी कह रहे हैं, बाकी एक्सपर्ट्स ने जिस तरह से बात रखी है। संजय जी, जम्मू कश्मीर यूटी जो है ये सीधी केंद्र के अधीन आती है, और गृह मंत्रालय जो है इसका नियंत्रण जो है रहता है। और ये जो कल की बैठक की आप बात कर रहे हैं दिल्ली में, जो एक सिक्योरिटी रिव्यू की बैठक माननीय अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने बुलाई है, समय समय पर बैठकें होती रहती हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले ही ये जो धारा 370 और 35 से हटाई गई थी, जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ संस्थाएं इस केस को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई थी, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, और हाल फिलहाल में हमने देखा है, क्योंकि हम सब जानते हैं पाकिस्तान में थोड़े दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं, और वहाँ ध्यान भटकाने के लिए जो पाकिस्तान की हालत है, वहाँ जो फ्रस्ट्रेशन है, जितने भी आतंकवादी संगठन वहां से काम करते हैं आईएसआई के अधीन, और उसकी फ्रस्ट्रेशन में जो ये पिछले दिनों जो इक्का दुक्का वारदातें हुई हैं, तो इसका सारा रिव्यू होगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि केंद्र कितनी संजीदगी के साथ, आपने देखा होगा अभी हमारे आर्मी चीफ भी इस घटना के बाद उन्होंने दौरा किया, उसके बाद हमारे जो अपना डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी मौके पे जाके और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों के साथ के बैठ के चिंतन किया है। तो वो प्रक्रिया रहती है, और क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा के भी चुनाव हैं, और जम्मू कश्मीर में जैसा लगता है विधानसभा के भी चुनाव हो सकते हैं, तो उन सब को लेके जो कल की बैठक है, ये महत्वपूर्ण बैठक है, और कल इस बैठक में जो भी होगा हम सब के सामने आएगा। ठीक है बशीर जी, देखिए कल की बैठक मान के चलते हैं, ये पहली बैठक नहीं है जम्मू कश्मीर के हवाले से। संजय बड़े जी 370 की बात कर रहे थे, 370 तो 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई, इसमें कोई शक नहीं है। सियासी तौर पे ये चीज़ें जो है वो अलग मकाम रखती हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं जिसमें फौजी शहीद हो जाते हैं, पुंछ रजौरी में पिछले 6-7 महीने से ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, चाहे वो रजौरी के अंदर हो चाहे पुंछ के अंदर हो। और ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, संजय जी ठीक कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चुनाव हो रहे हैं और उन चुनाव की आड़ में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो जब हम जानते हैं कि वहाँ चुनाव की आड़ में कुछ चीज़ें हो सकती हैं तो हमको उस हिसाब से तैयारी रहनी है। और कर्नल साहब कह रहे थे कि जब वो अंदर आ जाते हैं, पहले तो ये हमें देखना है कि ये अंदर आ कहाँ से रहे, वो पॉइंट्स क्यों हम प्लग नहीं करते जहां से अंदर आते हैं। जब वो अंदर आ जाते हैं तो फिर जो कहीं ना कहीं तो उन्होंने पहुंचना है। या तो क्या इसलिए रहता है कि सिक्योरिटी का कोई लूप होल रह जाता है, जिस तरह से पिछली बार भी आप बात कर रहे थे कि तालमेल आपस में नहीं बन पाता है एजेंसीज का, पुलिस का, सैन्य यहाँ जवानों का। मगोत्रा जी, देखिए आशा जी, ऐसा है कि तालमेल फौज और हमारी जो गवर्नमेंट है वो बनाने की बहुत अरसे से ये कोशिश चल रही है और चल रही है, और इसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई है। आपको मालूम ही होगा कि सद्भावना भारत की यात्रा, हम लोग वहाँ के बच्चों को लेके जाते हैं, फौज उनको दिखा रही, पूरा हिंदुस्तान घुमाती है। इसी तरह तो जो रिलेशन बनाने का है कि जिसको हम बोलते हैं कि हम लड़ाई भी जीतेंगे और दिल भी जीतेंगे, वो हो रहा है, वो प्रोसेस चलती रहती है। पर क्या है कि जो ब्लैक मोल्स हैं उनको देखने के लिए हमारा इंटेलिजेंस विभाग बैठा हुआ है।
अगर इंटेलिजेंस, मैं आप सिंपल एक चीज कह रहा हूं कि आफ्टर ऑल जो क्रॉस करके आदमी आता है वो आता तो हमारे पास है अंदर, और वो एक ही दिन में उसने प्लान नहीं कर लिया फटाफट के यहां पर जी मैंने एम्बुश लगाना है। उसने उस इलाके को स्टडी किया, देखा, हथियार हासिल किए। ये तमाम एक प्रोसेस जो है, इसमें टाइम लगता है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। आप देखिए, हम इसको बोलते हैं बैटल इंडिकेशन, हम जैसे मैरिज इंडिकेशन होते हैं। अब कई जगह आप देखो, अपने घरों में भी हम लोग कहते हैं जी शादी होने वाली बताना नहीं चाहते, पर क्या है कि लोगों को पता लग ही जाता है। क्यों? वो जी कार्ड छापने के लिए आज मुझे उनका बेटा वहां मिला, वो देखा हमने, वो हलवाई के पास बैठे हो। तो जब आप कोलेट करते हो उसको, अरे यार इनके घर में शादी है, इसका मतलब। तो दिस इज व्हाट हैपन, वी कॉल इट द बैटल के लिए हम जो कोलेट करते हैं इंडिकेशन, बैटल लेकिन उस इंडिकेशन। बीच में मगोत्रा जी, आपको नहीं लगता है कि लोकल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है? मैं उसी तभी पे जाकर ये लोग सफल हो जाते हैं। और जी, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां आरोप ये लगाती है कि डंडे के बल पर आप इस तरह से सहयोग नहीं ले सकते हैं, जो पिछले दिनों इंसिडेंट हुआ। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि कोई भी फोर्स हिंदुस्तान के अंदर, मैं हिंदुस्तान नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड के अंदर कोई भी फोर्स ऐसी नहीं है जो थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं करती। ये यस, इट्स ए अनफॉर्चुनेट थिंग कि कोई हादसा हो जाता है। मैं नहीं कहूंगा, मतलब कहना नहीं चाहिए, ये हो जाता है कभी कभी। हम लोग, मैं आपको बोलता हूं, बारामूला के अंदर हम पकड़ते हैं लड़का, हमको आके पब्लिक बोलती है यहां लगा के, साहब ये बिल्कुल व्हाइट है, हमसे व्हाइट जनाब, बिल्कुल व्हाइट, और आधे घंटे के अंदर हम उसके पास से AK-47 निकाल के ले आते हैं। बिकॉज यू हैव टू गिव द थर्ड डिग्री। अब थर्ड डिग्री में किसी वक्त अनफॉर्चुनेट थिंग ऐसी हो जाती है कि ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। तो मैंने तो ये खुद देखा है आपने। देखिए, एक बात तो ये है कि हमें ये याद करना होगा, ये रजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स हों या बॉर्डर बेल्ट कोई भी हो, ये वही जगह हैं। और खासकर पुंछ की बात, इंसिडेंट हुआ तो पुंछ में मैं याद करूंगा हिल का ऑपरेशन जो है, वो इंडियन मिलिट्री का एक ऐसा वाहिद ऑपरेशन है जिसमें इंडियन मिलिट्री ने इन कोलैबोरेशन विद गुजर बकरवाल्स जो वहां पे ऑपरेशन किया था, गुजर बकरवाल्स को लीड कर रहे थे, और मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री जो थी उसकी सुपरविजन था हाली, और उन लोगों ने वो ड्रेडेड मिलिटेंट्स को उखाड़ के बाहर फेंका, और किस तरह से वो हुआ, वो सब एक इतिहास का हिस्सा है, हमारे गर्व है जिस पे। ये वही बेल्ट है जिसमें इतना तालमेल सिक्योरिटी फोर्सेस और लोगों के बीच में था, और आज भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर सवाल ये है कि अगर ऐसा है, और कुछ इंसिडेंट जैसे मगोत्रा साहब कहते हैं इनफॉर्चुनेटली हो जाते हैं, और अभी वाला जो तो ये ग्रूसम है, ये कंडेमनेबल है। इक्वली बीजेपी, कांग्रेस, व्हाटएवर पार्टीज आर देयर, जब राजौरी और पुंछ के अंदर आतंकवाद खत्म हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट आम जनता की ही रही, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई दो राय की बात नहीं। अभी सवाल ये है कि जो पॉलिटिकल चीजें इस पे करने की कोशिश की जाती है वो अनफॉर्चुनेट है। मुझे मोदी जी की एक स्टेटमेंट याद आ रही है, याद आ रही है। तो जब कैंपेन चल रहा था 2013 में 14 के इलेक्शन के लिए, तो उनका एक सबसे बड़ा जो फेमस स्लोगन हुआ था कि मनमोहन सिंह जी, बॉर्डर आपके पास, फौज आपके पास, सुविधा आपके पास, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास, तो फिर ये घुसपैठिए आते कहां से? तो वो आज तक, अब बीजेपी भी इससे बरी तो नहीं हो सकती ना, 2 टर्म्स हो गए, तो ये आखिर हमारा जो फैब्रिक है, सिक्योरिटी फैब्रिक, ये इतना कमजोर क्यों है कि वो लोग अंदर आ जाते हैं? बॉर्डर कहां है, फौज कहां है, चीजें कहां है, ये क्वेश्चन इस तो उठेंगे, और इनका जवाब देना पड़ेगा। अगर सरकार इस सक्सेस क्लेम करती है तो फिर फेलियर भी उसको जपना पड़ेगा, अपने पल्ले में डालना पड़ेगा। संजय जी, मैंने पहले ही कहा है कि जिस तरह से कल हमने देखा होगा 31 दिसंबर को लाल चौक में, चाहे वहां पे सैलानी हूं, चाहे लोकल्स ने रात 12 बजे तक लगातार वहां पे जश्न मनाया है, और हम सब जानते हैं कि शाम को 4-5 बजे के बाद लाल चौक पर से निकलना भी बड़ा मुश्किल होता था। तो ये हमें मानना चाहिए कि धारा 370-35 से हटने के बाद, और जिस तरह की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है हमारी केंद्र सरकार ने अपनाई है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि जो जहाँ के स्थानीय बाशिंदे हैं, चाहे रजौरी पुंछ के हों, कश्मीर के हों, आजकल सभी खुल के सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दे रहे हैं, और यही कारण है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत जबरदस्त नकेल टेररिज्म पे कसी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक अभी रशीद जी कह रहे थे, मैं भी मानता हूं कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो राजनीति करने का प्रयास करते हैं, तो हमें राजनीति ऐसी घटनाओं पे नहीं करनी चाहिए। और जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हमारी सक्षम है, अभी बशीर जी कह रहे थे कि अभी ये कहां से निकल के आ जाते हैं,
तो कहीं ना कहीं इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं। लेकिन हमने भी देखा जिस दिन ये अपना बफरियाज में ये जो सारी घटना हुई है, उसके अगले ही दिन अखनूर सेक्टर में जो एक आतंकवादी हथियारों का जखीरा पकड़ा गया, उनको वही न्यूट्रलाइज किया गया, हमारी फोर्सेस ने वही उनको मार गिराया। ठीक है संजय जी। मल्होत्रा जी, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि रूट का इस्तेमाल होता है, जो अभी हाल ही में, ठीक है संजय जी मैं आऊंगी आपके पास, अभी हाल ही में जो डीकेजी के अंदर हुआ, बफलियाज इलाका, नूरी छम का इलाका, आप बेहतर तरीके से उस पूरे इलाके को समझते हैं कि किस तरह से कनेक्टिविटी कश्मीर के साथ हो जाती है। क्या लगता था कि चौकसी किस तरह से वहां पर होनी चाहिए थी कि ये इंसिडेंट वहां पर नहीं होते? देखिए आशा जी, बॉर्डर और कल की जो मीटिंग हो रही है उसमें किस तरह से रणनीति बन सकती है? जहां तक बॉर्डर्स का सवाल है, मैं आपको 100% श्योरिटी दे रही है, बॉर्डर आज नहीं बनाए गए हैं। हम यहाँ पर ऑक्यूपाई, जिसके बाद एरिया की आप बात कर रहे हैं, इसका चप्पा चप्पा जो है मेरे पैरों के नीचे से गुजरा हुआ है। 5 पासेस हैं वहां पर। ये इलाका बहुत सॉफ्ट इलाका है, घने जंगलों का इलाका है, बहुत सॉफ्ट इलाका है। बट जो प्रॉब्लम ये है कि एंडुलेटिंग जमीन होने की, यानी कि पहाड़ी जमीन होने की, एक होते हैं पहाड़ चौड़े होते हैं, खुले होते हैं, जैसे वैली, कश्मीर वैली है, श्रीनगर है, वहां आ जाते हो फ्लैट एरिया में आ जाते हैं। बट यहां पर जो है वो सारे पहाड़ जो हैं वो एंडुलेटिंग है, बिल्कुल उनमें जिसको हम बोलते हैं कि इतना अच्छा छुपाव का जो अवेलेबिलिटी है वो है। अब क्रॉस करना जो है, देखिए हम अब ये कहते हैं कि रात को ठंडी है, सर्दी है, ये इस बात को छोड़िए, हम रात के 3-3, 4-4 बजे तक, रात के 2-2 बजे तक पेट्रोलिंग करते रहते हैं अपने इलाकों में। हमारे जवान जो हैं वो घूमते हैं, जो एरिया उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कोई ऐसा नहीं। पर क्या है कि इक्का दुक्का आदमी को गुजर जाना उसमें से इट्स क्वाइट पॉसिबल, बट देन वो इक्का दुक्का जो टीम अलग अलग जगहों से निकलती है। और इसके अलावा अभी आप देखिए, हम ये कहते हैं, अब ड्रोन को क्या कर लेंगे आप? ड्रोन ऊपर से आया, हथियार फेंक के चला गया, पकड़े गए जनाब, बीएसएफ ने पकड़े। इसी तरह इन्होंने टनल जो है, जो अभी आप देखिए कि जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन वगैरह की और इजराइल की, आप वहां पर देखिए टनलों का शहर बसा हुआ नीचे अंडरग्राउंड में। अब ये तमाम चीजें वहीं से सीखते हैं लोग। जो अपने सांबा के पास टनल पकड़ी गई थी वो यही थे, क्योंकि ये लोग जो हैं वो टनल के थ्रू क्रॉस कर जाते हैं। तो ये कई चीजें जो हैं वो क्रॉस करने का चीज ये है कि जो पीछे वाले हमारे फिल्टर हैं उनको इसके ऊपर ध्यान देना और उनको पकड़ना है। किस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मल्होत्रा जी? आ रही हूं मैं बशीर जी आपके पास भी, और राशिद जी आपके पास भी, संजय जी आपके पास भी, जल्दी जल्दी से मल्होत्रा जी, स्ट्रैटेजी को किस तरह से बदलने की जरूरत है? देखिए, स्ट्रैटेजी को बदलने की जरूरत यह है कि जैसे हमारे पीछे जो लोग जिनके साथ हम लोग हमारा तालमेल है, हमारे को जो हमारे सोर्सेज अंदर वहां पर हैं उनके साथ जो है रिलेशन और बढ़ाने पड़ेंगे, पता करना पड़ेगा। उनके साथ हमारी मीटिंग होती रहती है, हम उनके साथ ताल्लुक रखते हैं। संजय जी, हमें कई मल्होत्रा जी कह रहे हैं कि तालमेल को बढ़ाने की जरूरत है। हमें आकर कई बताते हैं, खुद बताते हैं, सर आज वहां चलिए, आज यहाँ पर है। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा है कि जीरो टॉलरेंस पर ये सरकार जो है आतंकवाद के खिलाफ काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी की गई हैं। और आज अगर हम पिछले 6 वर्ष और उससे पहले के समय में और आज के समय में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि आज आके यही रजौरी बेल्ट में जो इक्का दुक्का घटनाएं हुई हैं, या कभी स्टेशन में, कश्मीर में ये जो टारगेट किलिंग्स हुई हैं, लेकिन जनरली जिस तरह का आतंकवाद यहाँ पे रहा है, और आतंकवाद को कहीं ना कहीं एक मॉरल सपोर्ट कई वर्षों तक जम्मू में रही है, जम्मू कश्मीर में रही है। आज वो मॉरल सपोर्ट खत्म हुई है और जो आतंकवाद की एक बैकडोर में जो सारा सिस्टम चलता था उसको मैं समझता हूँ कि सरकार ने आतंकवाद को जो बैकडोर यहाँ पर सिस्टम चलता था, जो सपोर्ट चलती थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हुई है। वो कह रहे हैं पहली चीज ये है, ठीक है संजय जी, जो हमारे इन्फॉर्मर्स हैं उनके साथ तालमेल के साथ सरकार जैसे काम करती रही है, आगे भी करेगी। और हम सबको इन घटनाओं के साथ खिलाफ जो है एकजुट होकर खड़ा होना होगा। ठीक है, एकजुट होने की वो बात कर रहे हैं। पहली चीज यह है कि इसके ऊपर जो डिबेट इस वक्त हो रही है कि हाउ टू प्लग दी प्लेस जहां से एंट्री होती है। और डॉक्टर साहब ने एक चीज कही, मुझे याद है जब मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि सब कुछ होने के बावजूद कैसे हो रहा है। आज चूंकि उस जगह पे वो हैं मोदी जी, अमित शाह जी हैं,
और हम भी यही कहते हैं कि जब आप उनके ऊपर क्वेश्चन करते थे कि ये कैसे हो रहा है, 33 साल तो हो गए। संजय जी इस पर और जवाब 33 साल के बाद एक मिनट लेट मी कंक्लूड। ये चूंकि सियासत की बात नहीं, संजय जी एक मिनट मुझे कंक्लूड करने, लेट मी कंक्लूड। सरकार में संजय जी 1 मिनट पूरा सवाल सुन लीजिए पहले। आप इस बशीर जी कुछ कह रहे हैं। इस वक्त जो हुकूमत करता है सवाल उसी से किया जा सकता है। और आप एक मिनट पहले सुन लीजिए संजय जी, पहले सुन संजय जी लीजिए पहले पूरी पहले सुन लीजिए बात मुझे, को सुन लेट मी लीजिए कंप्लीट। मैं अभी एक ही वर्ड बोला था तो आपने शुरू कर दिया। एक एक करके। कारण है कि इतनी बड़ी ज्यादा मिलिटेंसी का दौर जम्मू कश्मीर ने देखा है, वो तो- लेकिन आज मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि भारत में वो कह रहे हैं कि आज आप उस पोजीशन पर, उस जगह पर खड़े हैं। और आप संजय जी आपने सवाल सुना उनका, उन्होंने क्या कहा? घटनाएं जो है लगभग समाप्त हुई हैं। मेरी आवाज आ रही है संजय जी? जी जी देखिए मैं आपको एक अपना सवाल मैं संजय जी मैं आपको एक चीज सीधी बता रहा हूं कि जो कुर्सी पर बैठता है सवाल उसी से किया जा सकता है। और मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उन्होंने मनमोहन जी को कहा ये कैसे हो सकता है मुमकिन, जब सारे रिसोर्सेज आपके पास है तो एंट्री कैसे हो रही है। आज उसको कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी हैं। और जो आपने कहा घटपुट छुटपुट ये हालात हैं, जो घटनाएं हो रही हैं पिछले 3-4 महीनों से, जो कोकरनाग में हुआ, जो रजौरी में 3-4 महीनों से हो रहा है, इसको झिटपुट घटनाएं मत कहिए। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जिस दिन रात को स्टेटमेंट आता है कि जनाब सब ठीक है, दूसरे दिन कोई पंगा हो जाता है। और उसके बाद जो पहली दफा ये हुआ है जिसमें मेरे कर्नल साहब ने कहा कि जल्दी से प्रोसेस है 3rd डिग्री टॉर्चर हो गया, वर्स्ट टाइप ऑफ 3rd डिग्री टॉर्चर है जो उन लोगों के साथ किया। अभी हाल ही में जो कश्मीर फाइल फिल्म आई थी और उसमें जो तथ्यों पर आधारित फिल्म होती है, फिल्म को आप इसके साथ मत जोड़िए। फिल्म जो है वो संरक्षण दिया करते थे, अपनी गाड़ियों में इधर से उधर ले जाया करते थे उनके हथियारों को। मैंने तो कहा मुझे लगता नहीं कि इनको ये मौलिक अधिकार है इस तरह की बात करने का। मैंने पहले ही कहा है कि सरकार, हमें तो अधिकार है ही नहीं ना। राशिद जी देखिए ठीक है संजय जी, ऐसा है जो वो कह रहे हैं मौलिक अधिकार ही नहीं है आप लोगों के पास इस तरह से बात करने। राशिद जी जम्मू ठीक है संजय जी, जम्मू कश्मीर में एक नैरेटिव पिछले कुछ देर से बिल्डअप करने की कोशिश की गई, देश को दिखाने की कि डिमोनेटाइजेशन होगी, पैसे बंद हो गए, नोटबंदी हुई तो मिलिटेंसी खत्म। उसके बाद कहा गया 370 उड़ाएंगे, मिलिटेंसी खत्म। उसके बाद वो भी हो गया, उसके बाद कहा गया बीडीसी चुनाव होंगे, ऐसा होगा, वो खत्म। अब सवाल ये है कि कितनी देर तक जनता के साथ बीजेपी, ये बाकी देश की जनता के साथ, हमारे साथ जो हो रहा है जम्मू में, जम्मू के वासी को पता है, कश्मीर के को भी पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, चीजों के नाम पे। मगर बाकी जो देश की जनता है उसको ज्यादा देर बीजेपी बेवकूफ नहीं बना सकती है। थिंग्स आर वेरी क्रिस्टल क्लियर कि आतंकवाद का स्टैटिस्टिक्स डाटा जो है 2010 से कंपेयर करके अभी टर्माइल के बाद देख लीजिए, किलिंग्स को देख लीजिए, और जो स्ट्रेटेजिकल अटैक्स हैं, अभी जो पुंछ वाला है वो अनफॉर्चुनेटली बारू साहब पता नहीं इसको कैसे छोटी मोटी और छोटी मोटी घटनाएं कह रहे हैं, ये बड़े स्ट्रेटेजिकली जो है प्लान ऑपरेशन हैं प्रॉपर, और इतने घिनौने ऑपरेशन है कि इस पे बहुत दुख होता है देख करके कैसे वजूद में आ रहे हैं और किस लेवल का था उनका जो क्रियाक्रम है, वो तक नहीं हम कर पा रहे थे। वो बातें इधर करने की मीडिया की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये फौज का और देश का सवाल है। मैं नहीं चाहता कि उस लेवल पे मैं चला जाऊं जो हो रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली बीजेपी हैज बैडली फेल्ड टू कंटेन द मिलिटेंसी, जो एक ओपन फैक्ट है। नो, अब उससे स्वीकार करके आगे चलेंगे हम, तो इसमें नई कुछ स्ट्रेटेजी, नई कुछ चीजें जो है बन सकती हैं। अदरवाइज मीटिंग कर रहे, मीटिंग पे मीटिंग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और आज आकर फिर कल कोई नया अटैक आ जाएगा, ये अनफॉर्चुनेट है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता की आंखें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने खोली है, और धारा 370 बहुत खुली है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट, प्राइस राइज पता नहीं, हमारे जम्मू के लैंड, जॉब, चीजें पता नहीं, लैंड माफिया आपने लाया, शराब माफिया आपने लाया, टोल टैक्स माफिया आपने लाया, तो आंखें तो हमारी खुल गई है। सडनली अगली बार ठीक है, हो गया, वो जवाब देगी आपको, ठोक के देगी। मल्होत्रा जी, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से अब ये कल मीटिंग होने वाली है, इसके बाद एक ऑल पार्टी मीट भी होना चाहिए जिसमें ऑपोजिशन पार्टियां भी होनी चाहिए, रूलिंग पार्टी के बीच में होनी चाहिए? ऑल पार्टीज को ये कंसर्न, मल्होत्रा जी, ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ सवाल है लेकिन सेना से जुड़ा हुआ। मैं इनसे सवाल पूछना, संजय जी आ रही हूँ मैं आपके पास।
ये मीटिंग मुझे बताइए क्या 47 के बाद से शुरू नहीं थी? जब दूसरी गवर्नमेंट मीटिंग पे चलती रहती है। आप उनका जो मैं कांग्रेस किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं ठीक है रखता संजय हूं। जी, सुन लीजिए, मगोत्रा जी कुछ कह रहे हैं। मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूं, पर मैं ये कहूंगा कि ये राजनीतिक लड़ाई हो रही है। अरे बीजेपी के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, उसे पहली पार्टी उन्होंने क्या किया? पहली पार्टी के टाइम पर मीटिंगें नहीं होती थी या किलिंग नहीं हुई? ये किलिंग आई कहां से है? आज मैं कहता हूं कल एक वारदात होगी, सिलेक्टिव किलिंग हो जाएगी श्रीनगर के अंदर, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? फिर आप उंगलियां उठाएंगे जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, उसको कंट्रोल करे। पहले जब आप लोगों की सरकार थी तब इस तरह से घटनाएं नहीं हुआ करती थी। और कर्नल साहब पता नहीं किस चीज पर भड़क गए। पहली चीज यह है कि ये किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, मैं मान के चलता हूं, लेकिन जब एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर को कहता है कि भाई आपको नहीं आता है करना, और वो प्राइम मिनिस्टर आज खुद कुर्सी पर और घटनाएं हो रही हैं, तो फिर हम कहें जी ये छुटपुट घटनाएं हैं, फिर हम कहेंगे तो फिर किससे पूछें, फिर सवाल किससे करें? द थिंग इज कि ये पूरी पिक्चर किससे बात आ रही हूं संजय जी, मैं आपके पास कोई भी प्राइम मिनिस्टर को जो है एक लेवल पे नहीं देख सकते। हर एक आदमी को देखना है। जो कर्नल साहब इज वेरी करेक्ट कि फौज का, सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है फाइट करना, कंट्रोल करना, कंटेन करना, स्ट्रेटजी बनाना, सब चीजें तय, एग्रीड। बट सवाल यह है फिर उस पर पॉलिटिकल जो उसका आउटकम है, कंट्रीब्यूशन है, जो फौज का सक्सेस होता है, उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ द डे कैसे क्लेम कर सकती है? उसको ये करना पड़ेगा कि वो अपने आप को दूर रखे और उस पर राजनीति ना करे, राजनीति भी नहीं होनी चाहिए संजय जी, एक पटल पर आकर काम करने की जरूरत है। जितनी बीजेपी ने मार्केटिंग की इसकी, इसमें और किसी ने नहीं की। बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, इनके प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्टेटमेंट थी जब मुंबई में हमले हुए थे और उसके बाद जो यूपी की सरकार ने आर्मी जो एक्शन करना चाहती थी उनको अनुमति नहीं दी थी, तो तब उन्होंने जो सरकार की बात उन्होंने की थी। लेकिन जब हम विपक्ष में होते हैं, विपक्ष सरकार अगर कुछ गलत करती है, मैं इसीलिए हम भी बात कर रहे हैं, हेल्दी ऑपोजिशन करना जरूरी है और राजनीति को छोड़कर एक पटल पर आना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, राशिद जी आपका भी धन्यवाद, मगोत्रा जी आपका भी, बशीर जी आपका भी। फिलहाल आप देख रहे हैं कि कल किस तरह से ये मीटिंग होगी, अलग अलग पार्टियों की तरफ से अपना तर्क रखा गया है, ऑल पार्टी मीट भी होने की जरूरत है। और साथ ही आपको बताते चलें कि कल की अहम काफी बैठक जो है वो मानी जा रही है। अब देखना ही होगा कि जब ये बैठक होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।